ಎಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂಸೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾದ ಸುನಾಮಿ ಎದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಅಶೋಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಯುವಕರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಐಟಿ ಹಬ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷ, ಗಲಾಟೆಯಾಗುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ವಿಷಯ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ 40% ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿ, ಎಂಇಎಸ್, ಶಿವಸೇನಾದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಠಣ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಠಣೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. ಭಜರಂಗದಳ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸುದ್ದಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು. मैं कल से बेलगावी में यहाँ पर हूँ और अगले 6 तारीख तक मैं बेलगावी करके फिर महाराष्ट्र के सीमा के नज़दीक जो आपका क्षेत्र है वहाँ पर भी मैं जाने वाला हूँ. आज चिकोड़ी कल मैंने किया, निपानी मैंने कल किया, आज बेलगावी ग्रामीण में है, कल खानापुर में है और 6-7 तारीख को औराद जाने का मेरा इरादा है. तो मुझे एआईसीसी ने स्टार कैंपेनर की जिम्मेदारी यहाँ पर दी है और उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पर प्रोग्राम और कैंपेन के लिए भेजा गया है. तो दोस्तों, मैंने जो महसूस किया, मैंने कल काफ़ी लोगों से मुलाकातें की. चिकोड़ी और निपानी के क्षेत्र में भी मैं जाकर आया. महसूस करता हूँ कि अतिशय अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे दिखाई दिया. लोगों में उत्साह है और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि 13 तारीख को जो रिजल्ट निकलेंगे उसमें कांग्रेस पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी निश्चित तौर पर मिलेगी. इसके बारे में मुझे शक नहीं है. इसलिए मैं तो कहूँगा ये लोगों का आत्मविश्वास बताता है, लोगों में जो उत्साह मैंने देखा वो बताता है. और पब्लिक मीटिंग्स में जो गैदरिंग हुई है, इतने बड़े पैमाने पे हुई है दोनों जगह पर, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है. पुराना इतिहास अगर 5 पहले के विधानसभा के चुनाव जब हुए थे उसमें 5 बार कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से मिला है. 99 में 40% 8% वोट मिले हैं. 2004 को 35% 3% मिले हैं. फिर 2008 में 34% 8% मिले हैं. 2013 में 36.6% मिला है. 2018 में 38% मिला है. तो मुझे जो 99 में 40.8% वोट मिली है, तब कांग्रेस को 132 जगह यहाँ पर मिली थी. और इससे साफ नज़र आता है कि कांग्रेस का खुद का एक वोट बैंक है, खुद की एक बेस है यहाँ पर. और अगर उसको ऊपर ध्यान देंगे तो हमेशा वो पॉलिटिक्स में कभी चढ़ाव उतार तो होते रहता है. तो कांग्रेस ने अपना एक बेस बनाया हुआ है. कांग्रेस के विचारधारा को मानने वाला वर्ग यहाँ पर बड़े पैमाने पर है और मुझे उम्मीद है आज तो कांग्रेस की वेव दिखाई दे रही है.
मतलब बीजेपी की लीडरशिप देश के क्षेत्र के लेवल से लेके, स्टेट से लेके अन्य राज्यों के लोग भी इतना जोर जब लगा रहे एक एक सीट पे, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में कितना पैनिक सिचुएशन निर्माण हुआ है कि कांग्रेस की वेव है, मैं तो कहूँ सुनामी है। कितने बड़े पैमाने पर आज लोग बोलने के लिए यहाँ पर आगे आ रहे हैं, तो कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी और कांग्रेस यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, ऐसा माहौल निश्चित तौर पर है। तो इसीलिए कांग्रेस एक नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ में कर्नाटका का पूरा आने वाला 5 साल का समय, लोगों को दिए हुए कमिटमेंट्स एक टाइम बाउंड इसमें पूरा करने के लिए लोगों के लिए कमिटमेंट मैनिफेस्टो में दिया है। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो देखा है, रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रमुख 5 मुद्दे हैं। जो प्रमुख 5 मुद्दे हैं उसके ऊपर आपने गौर करना चाहिए। गृह ज्योति योजना अंदर मकान को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का उसमें प्रयोजन किया है। 200 यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें देने का प्रयोजन किया है। गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो कुटुंब की महिला अगर प्रमुख है तो प्रति महीना 2000 रुपये उस महिला को देने का यहाँ पर प्रयोजन अपने मैनिफेस्टो में किया है। अन्न भाग्य योजना जो है उसमें पॉवर्टी लाइन के नीचे के हर व्यक्ति को 10 किलो का राशन वहाँ पर देने का प्रयोजन है। युवा निधि योजना जो है उसमें ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स बेरोजगारों को, तरुण युवकों को हर महीने को 3000 रुपये का भत्ता देने का, अलाउंस देने का वहाँ पर लिखा है। और शक्ति योजना जो महिलाओं के लिए है, तो ट्रैवल करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बस है उससे मुफ्त फ्री ऑफ चार्ज ट्रैवल भी उसमें परमिट किया है। मैं समझता हूँ इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो आम व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं, जो आज जिन ज़रूरतों के ऊपर ध्यान फोकस करना चाहिए, ऐसे कई इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में फोकस किया है। एक तो मैं तो अचंभा होता है, देश के प्रधानमंत्री कहते कि कांग्रेस ने रेवड़ियाँ बांटी हैं। तो मैं आपके जवाब पूछने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं कांग्रेस ने रेवड़ियाँ बांटी है ऐसा कुछ हमारे पे आलोचना की जाती है। ये बड़ा हास्यास्पद है। अगर मैं इसलिए हास्यास्पद कहूँगा कि 2014 में जिन लोगों ने हर आदमी के व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए देने का आश्वासन किया था, साल को 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, सस्ता पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कर देने की बात कही थी, तो ये रेवड़ियाँ हैं या चॉकलेट है? अगर हमें रेवड़िया की बात कहते हैं तो ये जो वादे किए गए थे, ये इन्होंने सिर्फ चुनावी जुमले बाद में कहा था। और अगर इनका आपने ये सब मैनिफेस्टो का पिछला हिसाब निकाला तो मैं समझता हूँ कि पहले उनको जवाब देना चाहिए। आपने जो अनाउंसमेंट्स की थी, इतने उच्चपद लेवल पे व्यक्ति से अनाउंसमेंट जब होता है तो स्वाभाविक है कि लोग इसके बारे में क्रेडिबिलिटी का सवाल निर्माण होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, कांग्रेस ने जो अनाउंसमेंट की है उसको एक टाइम फ्रेम दिया है। हमारी अनाउंसमेंट हम 1 साल के बीच में ही कमिटमेंट हमारी पूरी करेंगे। एक टाइम फ्रेम निश्चित तौर पर दिया कि नहीं अगले 5 साल करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट 5 इयर्स में करने के बजाय कांग्रेस ने फर्स्ट ईयर में तो कांग्रेस ने 1 साल भर में ही ये पूरा करने का वादा किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब होते हुए एक तरफ कांग्रेस की जो भूमिका है वो सच्चाई से जुड़ी हुई है, टाइम फ्रेम है, आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ों का मेंशन किया है, और इनका तो एजेंडा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने, मैं कहूँगा, जैसे अमेरिका में
वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे एक ज़माने के, हैरी ट्रूमन, उन्होंने कहा था लोगों के बारे में, इफ़ यू कांट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। तो ये कंफ्यूज करने का ही मामला बीजेपी की ओर से ये चल रहा है। मुझे ये बताइए, बीजेपी की जो आम आज की रणनीति है, केंद्र में सरकार उनकी है, राज्य में सरकार उनकी है, डेवलपमेंट के ऊपर वोट मांगने के बजाय, डेवलपमेंट के इश्यूज के ऊपर बात करने के बजाय उन्होंने पोलराइजेशन और जातीय धर्म के नाम पर पोलराइजेशन करने के इस इश्यूज को मेन इश्यूज बनाकर डेवलपमेंट के इश्यूज को बिल्कुल बाजू में रख दिया है। केंद्र में सत्ता की आपकी सत्ता है, राज्य में आपकी सत्ता है, जब दोनों तरफ आपकी गवर्नमेंट है, बार बार डबल इंजन की बात आप करते हो, तो फिर डेवलपमेंट के इश्यूज पे आप क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो? वो छोड़ के आपने यहाँ पर जो ध्यान दिया है वो जाति और धर्म के नाम पे पोलराइजेशन का प्रयास आपका हो रहा है। तो एक भाजपा अपनी खुद की जो नाकामयाबी है उसको इनडायरेक्टली दे आर एक्सेप्टिंग कि हमारी नाकामयाबी, इसलिए हमको डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं हम, और बाकी की चीज़ों में हमने लोगों का ध्यान विचलित करने के लिए ये सब किया है। मैं समझता हूँ आज इन्होंने कुछ भी चीज़ें चलाई तो लोग बड़े होशियार है, समझदार है, और इसका जवाब आने वाले 10 तारीख का चुनाव जब होगा, इस पर स्पष्ट तौर पर इन सब चीज़ों को गौर देते हुए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जनता अपना ओपिनियन प्रकट करने वाली है। आपने देखा जो रिजर्वेशन की बातें हो रही है, तो ये भी एक तरीके का पोलराइजेशन का प्रयास है। तो किसी को भी न्याय नहीं मिला है, न लिंगायत को न्याय मिला है, लिंगायत समाज को भी कोई उसमें न्याय नहीं मिला है, वोकल लिगास को भी कोई उसमें बेनिफिट नहीं मिला है। मान कहीं 2-2% इधर उधर बांटने से वो कोई सेटिस्फैक्शन किसी का भी नहीं है, और खास करके मुस्लिम जो घटक है उनको भी नाराज कर दिया है। ज़रूरत क्या है करने की? जब हमारा सेक्युलर देश की हम बात करते हैं, हमारी संवैधानिक जिम्मेदारियां जो हम पर है, तो किसी का छीन के लेना और एक तरफ 2-2% बांट के उनकी भी ना, इनकी भी आप अगर देखोगे तो उनको भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो आपका ये प्रयास क्या है? किसी की बेनिफिट नहीं है इस रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने से, और इससे उल्टा पोलराइजेशन की हद तक ये मामला भी चला गया। मेरा आपसे निवेदन है, और आपके निवेदन के ज़रिए मैं बीजेपी को ये पूछना चाहूँगा कि आपका अभी ये जो रिजर्वेशन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि रिजर्वेशन 50% के ऊपर जा नहीं सकता है। मराठा आरक्षण भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में इशू है, तेलंगाना में, अपना कर्नाटक में भी ये इशू कुछ हद तक मराठा समाज में है। बाकी कम्युनिटीज़ का जो भी रिजर्वेशन उनकी मांग है वो भी प्रलंबित है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने लाया था पार्लियामेंट में, पिछले डेढ़ साल पहले की बात है, मैं महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की जो कैबिनेट सब कमेटी थी उसका मैं चेयरमैन था। मेरे पे जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये रिजर्वेशन के बारे में आप लीगल इश्यूज पे ध्यान दे के उसको कोई सोल्यूशन निकालिए। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस वक्त कहा था कि राज्य को अधिकार देने का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप दे रहे हो, सिर्फ राज्य को अधिकार दे के चलने वाला नहीं है। राज्य को अधिकार देते वक्त 50% की जो लिमिट आपने, सीलिंग लिमिट जो डाली हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर होता है तो उसमें कोई बाधा नहीं आती है, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये 50% कैप निकाल दीजिए, और जहाँ जस्टिफाइड है वहाँ कम्युनिटीज़ को आपको एक रीजनेबल रिजर्वेशन देने के बारे में आपने फैसला करना चाहिए। और इस बात के बारे में मैं आभार व्यक्त करूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, मैं आभार व्यक्त करूंगा राहुल जी का कि मैनिफेस्टो में भी उन्होंने जिक्र किया है कि हम रिजर्वेशन का जो कैप सीलिंग लिमिट है वो हटाने के बारे में कांग्रेस पक्ष निश्चित रूप कमिटेड है, ये उन्होंने कहा है। और हमारे यूपीए के सभी एमपीज़, जब हाउस में ये बिल टेबल किया गया तो यूपीए के एमपीज़ सब ने मिलकर गवर्नमेंट को सजेस्ट किया
कि राज्य को अधिकार दे रहे, अच्छी बात है, 50% का लिमिट जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपका ये रिजर्वेशन का इशू ऐसा ही पड़ा रहेगा। ये बातें कही थी, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसर्न मिनिस्टर ने इसके ऊपर चुप्पी साधी, न कुछ कमिटमेंट दिया, न कुछ बोले। इसका मतलब साफ है, ये राजनीतिक तौर पर ये इशू को चलाना चाहते हैं, वो गर्म करना चाहते हैं। उसका फायदा, जब फैसला आपके हाथ में है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना इतनी भारी बहुमत आपके पास होते हुए नहीं कर रहे आप। ये सिर्फ महाराष्ट्र का इशू या बेलगांव का इशू नहीं है, या सिर्फ मराठाओं का इशू नहीं है, लिंगायत वोकालिका का इशू नहीं है, और पाटीदार है, पटेल्स है, हमारे हरियाणा है, पंजाब है, हर जगह इश्यूज रिजर्वेशन के, ये मध्य प्रदेश है। तो जितने इश्यूज ये रिजर्वेशन के पड़े हुए हैं, वो सभी समाजों को एक रीजनेबल रिजर्वेशन देकर इसको 50% की कैप हटाकर दिया जाता है, तो कानूनी तौर पर ये मामला सुलझा जाएगा और इससे फ़ायदा होगा। इसलिए मैं खरगे साहब का मैंने इससे जिक्र किया था कि एज द लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा, इन्होंने इस विषय को काफ़ी हेल्प किया था। राहुल जी ने भी इसमें ध्यान दिया है, और हमारे यूपी के काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया है। तो दोस्तों, सामाजिक सलोखा जिसको हम कहेंगे, ये एक सामाजिक सलोखा के साथ में अगर लोग रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा होने वाला है। कर्नाटक स्टेट एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री कर्नाटक बेस है। आईटी का हब माना जाता है कर्नाटक, बेलगावी या फिर हो तुम्हारा बेंगलोर हो, ये सब आईटी हब्स जाने जाते हैं। तो एक इंडस्ट्रियल सिटी के हिसाब से अगर यहाँ पर शांतता नहीं रहेगी, अगर यहाँ पर हमेशा अशांतता, तनाव, सामाजिक संघर्ष, झगड़े, ये सब चीज़ें अगर होती रहेगी, तो ये स्टेट के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा नुकसान उसमें होने वाला है। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो पिछले 5 साल में बीजेपी के गवर्नमेंट के वक्त पूरा कोलैप्स हो चुकी है। एलिगेशंस है, शिकायतें हैं, करप्शन की एलिगेशंस है, ये सब चीज़ में ध्यान रखते हैं। और मेन इशू है कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कोई इश्यूज हो, यहाँ की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में इशू हो, सभी जगह पर बड़े पैमाने पे इंस्टेबिलिटी है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि स्टेट के इंटरेस्ट में यहाँ का जो वोटर है वो विकास के और एकता और शांतता के बारे में सोचकर वोट करेगा। और यहाँ के सांप्रदायिक ताकतों ने जो नुकसान किया है, वो आने वाले समय में ये सब चीज़ों को दूर कर कर डेवलपमेंट के बारे को इश्यूज को ही साथ में लेकर ये स्टेट में इलेक्शन होगा, ऐसे मैं समझता हूँ। इन्होंने ना विकास पे ध्यान दिया है, विकास के बारे में ना कुछ कहा है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आज बड़े साफ सुथरे शब्द में मुझे कहना है कि इशू है डेवलपमेंट का, इशू है सामाजिक एकता का, इशू है शांतता और लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने का, जहाँ पर बीजेपी एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल उन्होंने फेलियर रहा है, ये मुझे यहाँ निमित्त कहना है। तो ये चंद चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो निश्चित तौर पर आपका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर, आप महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का तो शिवसेना भी आपको घटक पार्टी जी, कल संजय राउत जो यहाँ पर एमएस के लिए कैंपेन के लिए आए थे, उन्होंने कहा है कि आप लोगों का एलिगेशन है कि आप संधू के भर के फ्लाइट को उनके साथ कैश लेकर आए, ताकि क्या आप संधू के बॉक्सेस भर के कैश लेके आए, so that हमारे बारे में क्या उन्होंने, हाँ, so that MES candidates are defeated, and you all should be ashamed of campaigning in areas where MES is contested. See, Congress party is a national party. Not only today, we have even the last elections, we have fielded candidates in all the constituencies. So there is no alliance with the MES as such in the state, and therefore the question of supporting MES in this particular also doesn't arise. We have got our own candidates who have won in the area. The MES presence is limited, and definitely we feel as a national party, our perspective is different. Shiv Sena, the problem what he has pointed out about 50 khoka, it relates to Mr. Eknath Shinde's party, which has no, I don't. See, I don't think he has mentioned to me. I am telling you. If he says so, we'll answer that. But Congress is definitely not a party to this. I think in Maharashtra's position, where the Eknath Shinde faction has drifted away from the Shiv Sena, it is
For them, this terminology is being used in the state of Maharashtra. Maharashtra Congress has nothing to do with this internal issue of the Shiv Sena, which has broken away and formed a separate faction. सर अभी आपने शिवसेना की तो बात की, अभी आपका अलायंस है एनसीपी के साथ ही जो है महाराष्ट्र जी, आप कांग्रेस के लीडर, महाराष्ट्र के लीडर इधर कांग्रेस को वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपकी अलायंस पार्टी जो है कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ वो कैंडिडेट खड़ा करती है। उधर महाराष्ट्र में दोस्ती करते हो और इधर कर्नाटक में कुश्ती पकड़ते हो, ये कैसा है? नहीं ऐसा ही है, मैं बताता हूँ आपको। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी, जरूरी नहीं कि हमारा अलायंस कर्नाटक में हो। आज एनसीपी के सामने शिकायत दिक्कतें ऐसी है, उनका नेशनल पार्टी का स्टेटस उनका चला गया है, तो दे वांट टू सिक्योर सम वोट्स टू गेट द नेशनल स्टेटस बैक, इसलिए कई 8-9 लोग खड़े कर दिए हैं। तो वो 8-9 लोग, फिर चाहे वो एमईएस के कुछ कैंडिडेट हो या फिर एनसीपी के कैंडिडेट हो, वो तो स्पॉइलर रहने वाले हैं, उसमें कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। यहाँ मेजॉरिटी चुन के लाने के बारे में अगर कुछ बात होती है तो प्री पोल कुछ बात हो सकती है, नाउ इट्स टू लेट, बिकॉज वो तो इशू खत्म हो गया है। तो हमारा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में एनसीपी से या एमईएस से या शिवसेना से कोई अलायंस बिल्कुल नहीं है, और फिर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एनी अंडरस्टैंडिंग विद शिवसेना और द एमईएस। नहीं, मैं तो डिवीजन जितना होगा तो नुकसान ही है ना। मेरा कहने का मतलब है जितना, आई एम नॉट सेइंग दैट देयर स्ट्रेंथ, अभी तो वोटिंग के बाद ही पता चले क्या स्ट्रेंथ किसी की है, पर फायदा बीजेपी का हो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारा अपील ये है कि जिससे बीजेपी का फायदा हो ऐसा कोई भी कदम उठाना नहीं चाहिए, जिसके वजह से डिवीजन ऑफ सेक्युलर वोट्स अगर होता है तो फायदा वहां पर बीजेपी का होता है। ये हमारा ब्रॉड थिंकिंग है। सर, अभी संजय राउत बोलते हैं कि जिधर भी एमईएस के खिलाफ महाराष्ट्र के राजकारणी बोली आ रही है, काले झंडा प्रदर्शन करो, इस बयान के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है कि हर पार्टी को अपना राय रखने का अधिकार है। अगर हम कहेंगे कि संजय राउत को ब्लैक फ्लैग बताओ, ऐसा तो हमने बोला नहीं है। हम एक ही फ्लाइट में आए, बाजू में बैठ के गपशप करते आए हुए, ऐसा कोई इशू ही नहीं है। और महाराष्ट्र में हमारी दोस्ती महाराष्ट्र में पक्की है। एमबीए हमने जो फॉर्म किया है उसमें शिवसेना है। तो सवाल ये है ना, हम एक दूसरे की तरफ, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप आपकी बात रखो, हम हमारी बात रखेंगे। ऐसा थोड़ी क्योंकि तुमको झंडा लगाओ, हमारे झगड़ा थोड़ी शिवसेना से है। हमारा कहना है कि तुम्हारे ये स्टेट में हमारा कोई अलायंस तुम्हारे साथ नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारी बात रखो जो रखना है वो। सर, अभी कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करते हुए क्या पॉइंट है, इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। आज भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आह्वान किया है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में किसी को शिकायत नहीं है। हम भी धर्म में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, और उसका प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं घर में जाके पूजा, मैं भी टीका लगाता हूँ, घर में भगवान को प्रार्थना करता हूँ, उसका कोई मैं पब्लिक प्रदर्शन थोड़ी करता हूँ। वो फिर ना तो हिंदू करते हैं ना मुस्लिम करते। पब्लिक प्रदर्शन की आवश्यकता है, और खास करके चुनाव के वक्त। भाई आपने 5 साल हनुमान चालीसा पढ़ा हो तो बात अलग थी, अब चुनाव के टाइम ही आपको हनुमान चालीसा याद क्यों आता है, ये इशू बेसिकली है। और दूसरी बात जो आपने कही कि बजरंग दल के बारे में, हमारा यही कहना है कि जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के बारे में या टेरर के बारे में जो भी संगठन अगर काम करते हैं, उनके बारे में फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। आपकी स्टेट में सरकार थी, और आपको आश्चर्य की बात ये रहेगी, जरा बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़िए आप। अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है सत्ता मिळाली तर ते कर्नाटक स्टेट विंग अगेंस्ट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड टेरर म्हणजेच केस स्विफ्ट। तो केस स्विफ्ट नाम का एक नया विभाग वो खोलेंगे। ये बीजेपी कहती है, मैं नहीं कह रहा। बीजेपी ने कहा है कि कर्नाटका स्टेट विंग अगेंस्ट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड टेरर, ये वो फॉर्म करने हो। तो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म करने में कौन इन्वॉल्व है, ये उनका कहना है। तो मुझसे चलो उनसे पूछो कि व्हाट डज दिस मीन, बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्शन इन दैट। एनीबडी इन्वॉल्व्ड इन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड टेरर, that report can be examined by the government of India, and if they feel appropriate, they should take a call what they feel is right. We have never supported such things, and even BJP is saying in his manifesto. If you read the BJP manifesto, it's very clear. So if you, instead of asking, you ask them what does it mean. सर, अभी बजरंग दल सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, वो पूरे ऑल इंडिया में। वही तो बोल रहा हूँ। अगर यही बात महाराष्ट्र में आएंगे तो आपका सेम अप्लाइज एवरीवेयर ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसका मतलब ये है कि हम सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं।
हम विदाउट एनी फियर और फेवर हम काम करना चाहिए। हमने, ये हमारी भूमिका है। और ये सब रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और टेरर इश्यूज है, ये कानून के खिलाफ में है। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, irrespective of which who they are, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक अ कॉल ऑन दैट। ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ನಾವಲಕಟ್ಟಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಮಾಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24/7ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.